हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चर्चा विद गौरांश यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपीटीटी की जो परीक्षा है वो 23 जनवरी को निर्धारित है। उसी क्रम में ईवीएस के हम लगातार प्रैक्टिसेस आपको प्रोवाइड करा रहे थे। अब तक हम आपको 3 प्रैक्टिसेस दे चुके थे, एक चौथी प्रैक्टिस के साथ आपके सामने हाजिर हुए। तो अगर अभी तक आप हमने हमारे चैनल चर्चा विद गौरांश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चर्चा विद गौरांश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, एग मार्क का संबंध है गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से या उत्पादन से। यहाँ पर पूछा गया है एग मार्क का संबंध किससे है, तो आपको बता दें एग मार्क का संबंध गुणवत्ता से होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गुणवत्ता से। अगला प्रश्न है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। आपसे पूछ रहा शाकाहारी, तो शाकाहारी वे होते हैं जो शाक, हरे पेड़ पौधे की पत्तियां खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन गलत दिए हुए हैं और ऐसे जो होते हैं वो होते हैं प्राथमिक श्रेणी उपभोक्ता या प्राथमिक उपभोक्ता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता है। द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता के बारे में पूछा गया है। हाथी द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता है, सांप, शेर या बकरी। तो आपको बता दें यहाँ पर हाथी और बकरी ये दोनों प्राथमिक श्रेणी उपभोक्ता हैं। शेर आपका तृतीय श्रेणी उपभोक्ता है और सांप जो है ये द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता है। आपसे पूछा द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता, इसलिए सांप इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण की परिभाषा क्या है। एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीज़ें जो हमको घेरती हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें यहाँ पर पर्यावरण की जो परिभाषा है उसमें आता है एबायोटिक एवं बायोटिक घटक का संतुलित रूप, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है। अपमार्जक की बात है जीवाणु या कवक, मृदा व जल, पशु या पक्षी। तो आपको बता दूं कि वे जीव जो अपने आवासीय क्षेत्र में उपस्थित मृत जैविक पदार्थों को खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, निर्वाह करते हैं, वे सारे पृथ्वी के अपमार्जक कहलाते हैं और ऐसे जीव जीवाणु व कवक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जीवाणु व कवक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 10% नियम दिया गया। पूछ रहा है 10% नियम किसके द्वारा दिया गया। क्या लिंडमान द्वारा दिया गया था, गोल्डमैन द्वारा दिया गया था, बेकमैन द्वारा दिया गया था या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दूं कि ये 10% का नियम है। इसमें होता क्या है कि जब ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाती है तो पहले स्तर में 90% एनर्जी का क्षय हो जाता है, यानी 90% एनर्जी नष्ट हो जाती है। अगले चरण में सिर्फ 10% एनर्जी ही जा पाती है, उसे 10% का नियम कहते हैं और इसको दिया था लिंडमान ने, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है। क्या कागज हानिकारक है, कपड़ा हानिकारक है, धातु हानिकारक है या प्लास्टिक हानिकारक है। तो पर्यावरण के लिए जो हानिकारक है वो है प्लास्टिक। क्यों? क्योंकि ये एक लंबे समय तक नष्ट नहीं होती, इसे नष्ट करना संभव नहीं है काफ़ी लंबे समय तक, इसलिए ये पर्यावरण के लिए हानिकारक है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्लास्टिक। अगला प्रश्न है, इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी। इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी। अर्नेस्ट हैकेल ने, जी एवलिन हचिंसन ने, ह्यूगो डी राइस ने, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो आपको बता दें इकोलॉजी शब्द का यूज सबसे पहले करने वाले वो थे अर्नेस्ट हैकेल। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्नेस्ट हैकेल ने इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था।
चलिए अगला प्रश्न है, जीवाणु के वातावरण के जीवित भाग को क्या कहते हैं? पूछ रहा है जीवाणु के वातावरण के जीवित भाग को, जीवित भाग, इस पर फोकस करें, जीवित भाग। चलिए, अजैविक कारक कहते हैं, आवास कहते हैं, जैविक कारक कहते हैं या अजीवित कारक कहते हैं? तो यहाँ जीवित भाग पूछा है तो जीवित भाग बोलते हैं जैविक कारक को, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जैविक कारक। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहते हैं? पूछ रहा है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। तो यहाँ पर 3 प्रश्न देखेंगे। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, सुबह व शाम का तारा, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। ये तीनों प्रश्न का एक ही आंसर है, वो है शुक्र। शुक्र को पृथ्वी की बहन, सुबह व शाम का तारा और पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी शुक्र आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे गर्म ग्रह इनमें से किसे कहते हैं? सबसे गर्म ग्रह, तो आपको बता दूं सूर्य के सर्वाधिक निकट होने के कारण शुक्र ग्रह का सतह का औसतीय तापमान 735 डिग्री केल्विन तक पहुंच जाता है, यह 735 डिग्री केल्विन होता है, 735 डिग्री केल्विन, इसलिए आपका आंसर शुक्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? पूछ रहा है भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? क्या 22 दिसंबर को होता है, 21 मार्च को होता है, 22 जून को होता है या 23 सितंबर को होता है? तो आपको बता दें भारत में सबसे छोटा दिन जब होता है, सूर्य जब मकर रेखा पर सीधा चमकता है, यानी सीधा चमकता है, तो सबसे छोटा दिन होता है। और ऐसा तब होता है, ऐसा 22 दिसंबर को होता है, ऐसा होता है 22 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? भूकंप, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, सुनामी या चक्रवात? तो आपको बता दें, एक बार सारे ऑप्शन देखते हैं। भूकंप प्राकृतिक घटना है और प्राकृतिक आपदा है, ये प्राकृतिक होती है, इसलिए भूकंप आपका आंसर नहीं होगा। सुनामी भी प्राकृतिक आपदा है, चक्रवात भी प्राकृतिक आपदा है, ये तीनों गलत हो जाएंगे। शॉर्ट सर्किट से लगी आग, क्योंकि आपसे पूछा है नहीं, इसलिए शॉर्ट सर्किट से लगी आग प्राकृतिक आपदा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वायुदाब नापने वाले यंत्र का नाम जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? वायुदाब मापने वाले यंत्र को किस नाम से जाना जाता है? एक बार सबको देखते हैं। बैरोमीटर से मापा जाता है वायुदाब। थर्मामीटर से मापा जाता है मानव शरीर का तापमान। सिस्मोग्राफ से मापा जाता है भूकंप का तीव्रता। सिस्मोग्राफ से मापा जाता है भूकंप की तीव्रता। और हाइड्रोमीटर से मापा जाता है वायुमंडल की आर्द्रता। तो आपसे पूछा है वायुदाब मापने वाला यंत्र, तो वायुदाब मापा जाता है बैरोमीटर से, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बैरोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, पूछ रहा पेड़ पौधे अधिकतर कहाँ पर पाए जाते हैं? स्थलमंडल में पाए जाते हैं, जलमंडल में पाए जाते हैं, वायुमंडल में पाए जाते हैं या प्रकाश मंडल में पाए जाते हैं? तो आपको बता दें, अधिकतर जो पेड़ पौधे हैं वो आपके स्थलमंडल में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्थलमंडल। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? यानी ओजोन की जो लेयर है वो किस परत पर पाई जाती है? क्या क्षोभ मंडल में पाई जाती है, मध्य मंडल में पाई जाती है, आयन मंडल में पाई जाती है या समताप मंडल में पाई जाती है? तो आपको बता दें, ओजोन का जो रासायनिक फार्मूला होता है वो होता है O3, और ये
पाई जाती है समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, समताप मंडल। अगला प्रश्न है किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है। यहाँ पर लावा द्वारा निर्मित मृदा पूछी गई है। तो आपको बता दूं ज्वालामुखी से निकलने के बाद लावा जम जाता है और उससे बनी मिट्टी को कौन सी मिट्टी कहते हैं। आपको बताऊं कि लावा से के कारण जो मिट्टी जम जाती है और इस मिट्टी में नमी को बनाए रखने की प्रचुर मात्रा होती है, इसलिए क्या होता है काफ़ी समय तक अगर वर्षा भी नहीं हुई तो सिंचाई से बचा जा सकता है और ऐसी मिट्टी को बोलते हैं काली मिट्टी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, काली मिट्टी। मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है, वो मृदा है काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण लावा द्वारा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। पूछा गया है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। माउंट केटू, माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा या माउंट धौलागिरी। तो यहाँ पर भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट केटू। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, माउंट केटू। इसकी जो ऊंचाई है वो है 8611 यानी 8611 मीटर। और वहीं माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो है 8848 मीटर और ये नेपाल में है माउंट एवरेस्ट। और आपसे पूछा है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी वो है माउंट केटू। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, माउंट केटू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सुश्री मेधा पाटेकर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। वैज्ञानिक अनुसंधान से, जल संरक्षण से, पर्यावरण संरक्षण से या भूमि सुधार से। मेघा पाटेकर का जो संबंध है वो है पर्यावरण संरक्षण से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण। और इनका जो संबंध है वो एक नर्मदा बचाओ से भी ये जुड़ी है, आंदोलन से जुड़ी थी। नर्मदा बचाओ आंदोलन से भी जुड़ी रही हैं और ये पर्यावरण संरक्षण से इनका संबंध है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेघा पाटेकर का जो संबंध है वो है पर्यावरण संरक्षण से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था। जल संरक्षण के लिए, सामुदायिक वानिकी के लिए, वनों के संरक्षण के लिए, सौर ऊर्जा के लिए। तो तरुण भारत संघ के जो राजेंद्र सिंह हैं इन्हें जल पुरुष भी कहा जाता है। इन्हें कहते हैं जल पुरुष, इन्हें कहा जाता है जल पुरुष। और 2001 में इनको दिया गया था मैग्सेसे पुरस्कार और वो दिया गया था जल संरक्षण के लिए। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जल संरक्षण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था जल संरक्षण के लिए और मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था 2001 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है। पूछ रहा है कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसमें जल को धारित करने की क्षमता अधिक होती है। दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी या बारीक बालू। आपको बता दें नदियों के किनारे जो मिट्टी जमा होती है या नदियां अपने बहाव के साथ जो मिट्टी को लेकर आती हैं वो किनारों पर जमा हो जाती है और ये जमा मिट्टी चिकनी मिट्टी कहलाती है और इसमें जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है, चिकनी मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चिकनी मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न है कौन सी निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है। सबसे हानिकारक पराबैंगनी किरणें कौन सी हैं। UVA, UVB, UVC या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें जो सबसे हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं वो अल्ट्रावायलेट सी यानी UVC है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यहाँ पर नहीं में अंडरलाइन कर ले, पूछा जा रहा है नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम या मीथेन। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है। तो तीनों सही नहीं हो सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीलियम आपसे पूछा है नहीं, इसलिए हीलियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं। अगला प्रश्न है ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है। कौन सी यूनिट में ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है।
क्या जूल में मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है, न्यूटन में मापा जाता है, या नैनो यूनिट यानी नॉन नैनो इकाई में मापा जाता है? तो आपको बता दें कि ध्वनि प्रदूषण का जो मापन होता है वो डेसिबल में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो 80 डेसिबल, एक मिनट, 80 डेसिबल से अधिक यानी प्लस 80 डेसिबल से प्लस की जो श्रवण क्षमता है ये होती है हानिकारक। ये ध्वनि हानिकारक हो जाती है। 25 से 30 डेसिबल ये सामान्य श्रवण है, सामान्य श्रवण, ये सामान्य सुनना। और 5 डेसिबल ये मंदता है, ये मंद ध्वनि है। तो आपसे पूछा है ध्वनि प्रदूषण के मापन की इकाई, तो वो हो जाएगी डेसिबल। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डेसिबल। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है, पूछ रहा अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 7 दिसंबर, 30 मार्च या 22 अप्रैल को? तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 16 सितंबर को। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 16 सितंबर। अगला प्रश्न है ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? क्या मृदा प्रदूषण से है, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या जल प्रदूषण से? तो यहाँ पर जो ग्रीन मफलर है इसका संबंध होता है ध्वनि प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण। अगला प्रश्न है किस नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप किस में की जाती है? क्या एटीपी में की जाती है, एसटीपी में की जाती है, बीओडी में की जाती है, डब्ल्यूपीएल में किया जाता है? तो एक होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और इस नदी के प्रदूषण स्तर की जो माप है वो BOD में की जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगला क्वेश्चन है विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है, पूछ रहा है जो वैश्विक स्तर पर है वो जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? नगरीकरण, औद्योगिकरण, विश्व के तापमान में वृद्धि, अम्ल वर्षा। जल संकट के ये तीनों ही कारण है, लेकिन मुख्य रूप से जो वैश्विक स्तर पर प्रमुख कारण है वो है नगरीकरण। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नगरीकरण की वजह से जल संकट वैश्विक स्तर पर प्रमुख कारण बना हुआ है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता? कौन सा ऐसा ऊर्जा का स्रोत है जो पर्यावरण प्रदूषण कभी नहीं करता? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला या पेट्रोलियम? तो आपको बता दूं कि सूर्य यह ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है, और सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये कभी भी पर्यावरण प्रदूषण नहीं करती। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी। अगला और आखिरी प्रश्न, समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं। समुद्री प्रदूषण के कारण क्या नष्ट हो रहे हैं? भूमध्य रेखीय वन, पतझड़ वन, कोणधारी वन या मैंग्रोव वन? आपको बता दूं समुद्र के तटीय क्षेत्रों में, समुद्र के जो तटीय क्षेत्र होता है, तटीय क्षेत्र में खारे जल के कारण, खारे जल में जो उगते हैं वो होते हैं मैंग्रोव वन, और इन्हें ज्वारी वन भी कहते हैं। ये मैंग्रोव वन ही नष्ट हो रहे हैं समुद्री प्रदूषण के कारण। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मैंग्रोव वन। तो चलिए यहाँ पर 30 प्रश्नों की श्रृंखला खत्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।